गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर क्या कर रहे होंगे, अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है यूपी टेट, सी टेट, यू टेट सभी के फॉर्म आ चुके हैं और आपको क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। अपने पेपर से पहले ही पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार करने हैं और उस टाइम क्या करना है, खाली रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब कुछ करने की ठान लेते हो तो ये मत सोचो कि मुश्किलें आएगी और ये आसानी से हो जाएगा, नहीं, कुछ मत सोचो, फिर सोचो कि बस करना ही है। अगर एक बार शुरुआत कर दी तो 100% उसे करना ही है। अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो उसे हासिल करने के लिए एक जिद बनाओ, एक जुनून बनाओ। ठीक है, जब तक एक जुनून, एक जिद नहीं होगी उसे पाने की, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है, पर्यावरण, मित्र, पौधे, कार्य एवं खेल, पशु संबंध, ये सारी चीज़ें, ये चैप्टर का हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पर्यावरण में सबसे पहले हमने परिवार को पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था मित्र को, उसके बाद हमने पढ़ा था संबंध, उसके बाद क्या पढ़ा था? कार्य एवं खेल, उसके बाद पौधे। ठीक है, और पौधों में हमारा कौन सा चला हुआ था? तंत्र। कौन सा तंत्र हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया था? जड़ तंत्र कंप्लीट कर लिया था, जिसमें जड़ की विशेषताएं, उसके कार्य, हमने सारी चीज़ें ये कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? पररोह तंत्र। पररोह तंत्र क्या होता है? अच्छे से पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पररोह तंत्र होता क्या है, कि पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकलता है। जड़ तंत्र क्या होता है? जो जमीन के अंदर होता है वो होता है जड़ तंत्र। और पररोह तंत्र क्या है? वह भाग जो जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकलता है। ठीक है, जमीन से बाहर निकलता है ऊपर की ओर, क्या कहलाता है? पररोह कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें थी मैंने आपको बताई। के अंतर्गत क्या कौन कौन सी चीजें आती है? तना, फूल, पत्ती, फल आदि इसी से किससे विकसित होते हैं? पररोह तंत्र से विकसित होते हैं, पररोह से विकसित होते हैं। इसमें से हम एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे। तना क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, पत्तियां क्या है। ठीक है, तो इन्हें एक एक को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? तना पढ़ेंगे। तना क्या होता है? ठीक है, आप लोग एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी, और जो मैं आपको समझाती हूँ। अगर उसमें आपको कोई चीज़ें सारी याद रह जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहती, कि कुछ बात ऐसी है कि आप याद नहीं रख पाओगे, तो आप उसे क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो तना क्या है? पौधे का जमीन से ऊपर की ओर उगने वाला भाग, यानी जो जमीन से ऊपर की ओर निकलता है जो भाग, वो क्या है? तना कहलाता है। ठीक है, ऊपर की ओर उगने वाला जो मुख्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। जिस स्थान पर तने से टहनियाँ और पत्ते निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? जब तना ऊपर की ओर निकलता है तो उससे क्या निकलती है? फिर टहनियाँ निकलती है, पत्ते निकलते हैं। ठीक है, और उस जिस स्थान से वो टहनियाँ और पत्ते निकलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या आएगा कि तने के जिस भाग से पत्तियाँ और टहनियाँ निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं उसे पर्व संधि बोलते हैं। अच्छे से याद रखेंगे, जिस स्थान से, तने के जिस स्थान से टहनियाँ और पत्ते निकलते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे? तने की विशेषताएं देखेंगे। तने की विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहली बात, तने पर क्या होती है? कलिकाएं होती है, कलियां होती है। कलिकाएं क्या होती है? किस पर होती है? तने पर होती है। दूसरा क्या है? तने के अग्रभाग पर वृद्धि प्रदेश होता है। क्या होता है? तने के जो आगे वाला भाग होता है उस पर कौन सा प्रदेश होता है? वृद्धि प्रदेश होता है। नेक्स्ट क्या है विशेषता? कि तने पर कलिकाएं होती है तथा शाखाएं, पत्तियां और पुष्प उत्पन्न होते हैं। जो तने पर कलिकाएं होती है, कलियां होती है, उनसे क्या उत्पन्न होते हैं? उनसे शाखाएं निकलती है, उनसे पत्तियां निकलती है और उनसे क्या होते हैं? फूल उत्पन्न होते हैं।
इसके बाद क्या देखेंगे, आवाज़ इसलिए मैंने माइक बंद किया था क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। आप समझ चुके होंगे हमारी वीडियो देख देख के अब तक कि माइक क्यों बंद करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके लिए साउंड प्रूफ रूम तैयार कर सके, डिजिटल बोर्ड ला सके। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये आवाज़ें ऐसे ही आती रहेगी। हमें भी डिस्टर्ब होता है क्लास देते हुए, पढ़ाते हुए, जब मतलब एक रूटीन बना रहता है ना पढ़ाने का, और जब बीच में ये सारी आवाज़ें आ जाती है तो क्या करते हैं, हमें बंद करना पड़ता है, माइक बंद करना पड़ता है, अपना बोलना बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे हमें भी डिस्टर्ब होता है और आपको तो होता ही होगा क्लास देखने में, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, बस, और आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको डेली बोलती हूँ ना, 5 मिनट निकाल लीजिए, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट निकालेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से, ठीक है। तो आगे देखते हैं तनों के प्रकार। विशेषताएं कौन कौन सी हो गई, तने पर क्या होती है, कलिकाएं होती है। अग्रभाग पर क्या होता है, वृद्धि प्रदेश होता है। और कलिकाएं, जो तने पर कलिकाएं होती है वो उनसे क्या होती है, शाखाएं, पत्तियां और पुष्प उत्पन्न होते हैं, यानी फूल उत्पन्न होते हैं, फूल निकलते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, तनों के प्रकार कि जो तने होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सीधे खड़े तने और एक दुर्बल तने। जो सीधे खड़े तने होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा है कि सीधे खड़े रहते हैं, उन्हें किसी सपोर्ट की या किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे खड़े रहते हैं। जो दुर्बल तने होते हैं वो कैसे होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। और दुर्बल तने कैसे होते हैं, जो जमीन पर चारों तरफ फैले रहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो ये जो दुर्बल तने होते हैं वो कैसे होते हैं, इनमें क्या होती है, जो लकड़ी होती है ना उनकी मात्रा बहुत कम होती है। और ये कितने, जैसे कौन से, वो पुदीना लगा लीजिए, जैसे पुदीना होता है उसमें क्या होता है, लकड़ी की मात्रा कम होती है, वो जमीन पे नीचे ही नीचे रहता है, सीधा नहीं खड़ा हो पाता, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, जो दुर्बल तने होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। विसर्पी दुर्बल तना, वल्लरी तना, भूसाई तने और आरोही तने। अब फटाफट से आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते चलेंगे। जो विसर्पी तने होते हैं वो कैसे होते हैं, इनमें जो किसी बाहरी सहायता से ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे अगर इन्हें हम सहायता भी लगाए ना, अगर इन्हें विसर्पी जो तने हैं अगर इनमें हम सपोर्ट लगा के खड़े करने की कोशिश करें, ये तभी भी खड़े नहीं हो सकते। जैसे दूब घास देखी है ना आपने, जो मैदानों में, पार्क में जमीन पे रहती है, उन्हें हम किसी सहारे से भी खड़े नहीं कर सकते। तो विसर्पी तने कैसे होते हैं, जिन्हें हम किसी भी सहारे से खड़ा नहीं कर सकते, जैसे कि दूब घास, ठीक है। वल्लरी तने कैसे होते हैं, जो ये क्या होते हैं, ये आधार के चारों ओर लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो वल्लरी तने होते हैं ये किसी भी कोई आधार या कोई जैसे सपोर्ट लेंगे तो उस पर चारों तरफ लिपटने शुरू हो जाएंगे, और उस पर लिपटने के बाद क्या होंगे, ऊपर चढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये कौन से तने, वल्लरी तने, ठीक है। इसमें वल्लरी तने जैसे कौन कौन से, लोबिया सुना होगा ना आपने, लोबिया या सेम फली सुनी होगी आपने, लोबिया, सेम फली या अमर बेल, ये सुनी होगी ना आपने चीजें। तो वो किस तरह के तने होते हैं, वो वल्लरी तने होते हैं। वो किसी सपोर्ट पे के चारों तरफ लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद क्या होते हैं, ऊपर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कौन से तने हैं, दुर्बल तनों में भूसाई तने कैसे होते हैं, ये भी जमीन पर ही रेंगते हुए होते हैं, मतलब जमीन पर ही फैले हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि कुछ दूरी पर चलने के बाद ये ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे जमीन पर फैलने शुरू होंगे, उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ये तने, तो उसके बाद ये क्या होंगे, ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। कौन से तने, भूसाई तने, ठीक है। इसके बाद कौन से है, आरोही तने। भूसाई तने कौन से होते हैं, जैसे पुदीना ही है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है, उसके जो पौधे होते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं। आरोही तने कैसे होते हैं, यह तना कैसा होता है, विशेष रचनाओं की सहायता से आधार से लिपट कर ऊपर की ओर चढ़ता है। ये भी किसकी तरह, वल्लरी की तरह ही होते हैं। ये भी किसी आधार से जब इन्हें कोई सपोर्ट लगाते हैं, कोई आधार लगाते हैं इन्हें चढ़ने के लिए, तो ये भी कैसे चढ़ते हैं, वल्लरी की तरह, उनसे लिपट कर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो दुर्बल तने कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, विसर्पी, वल्लरी, भूसाई और आरोही। अगर क्वेश्चन आएगा
कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि इनमें से दे देंगे 4, ये 3 इनमें से दे देंगे, एक कोई और तने का नाम दे देंगे, उसमें से पूछेंगे इनमें से दुर्बल तना कौन सा है, ठीक है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, इसमें से कौन सा दुर्बल तना नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन देंगे। ये तीनों तो होंगे, अब वो चौथा नहीं होगा, जब आपको पता होगा तभी तो आप टिक करेंगे ना, तभी तो आप निशान लगाएंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तने के कार्य क्या होते हैं। तने के कार्य, सबसे पहला संवहन, सबसे पहला कार्य क्या होता है तने का, संवहन। संवहन क्या होता है, तना जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवण को शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों तक पहुंचाता है। जो तना होता है वो क्या करता है, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, जड़ों के द्वारा क्या करेगा, अवशोषित जल मतलब जल को सोखेगा और खनिज लवणों को कहाँ तक पहुँचाएगा, शाखाओं तक पहुँचाएगा, पत्तियों तक पहुँचाएगा, फूलों तक पहुँचाएगा और फलों तक पहुँचाएगा। तो जो तना होगा वो जल को, खनिज लवण को किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा शाखाओं तक, फूलों तक, फलों तक और पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस पूरी क्रिया को बोलते हैं संवहन, संवहन की क्रिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है तने का, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना। जितने भी खाद्य पदार्थ हम पौधों में लगाते हैं उनको स्थानांतरण करना, उन्हें पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तना करता है। तीसरा क्या है, सहारा प्रदान करना। पौधे को क्या करेगा, सहारा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तना करता है। नेक्स्ट क्या है, भोजन निर्माण। भोजन निर्माण की क्रिया कौन करता है, तना करता है। किसके द्वारा करते हैं भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, सूर्य का प्रकाश तथा वायु प्रदान करना। जो सूर्य का प्रकाश पौधे में आता है वो किसके कारण, तने के कारण आता है। वायु किसके कारण आती है, तने के कारण आती है। तो तना क्या करता है, पौधे को सूर्य का प्रकाश और वायु प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है, सुरक्षा। पौधे की क्या करता है, सुरक्षा करता है, क्या, तना। उसके बाद क्या है, जल संग्रह। जल को क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है जल को और धीरे धीरे उसकी पत्तियों में, शाखाओं में, फूल में और फलों में विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं तने के कार्य। एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं कि जो तना होता है वो क्या होता है, पौधे का जमीन से ऊपर की ओर जो निकलने वाला भाग होता है, मुख्य भाग होता है, वो क्या होता है, तना होता है। उससे जो तने से टहनियाँ और पत्ते निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उस स्थान को, उस जगह को क्या बोलते हैं, पर्वसंधि बोलते हैं। विशेषताएं क्या क्या बताई मैंने कि तने पर क्या होती है, कलियां होती है, कलिकाएं होती है और क्या होता है, उसके अग्रभाग पर वृद्धि प्रदेश होता है। तने पर कलियां होती है तथा शाखाएं, पत्तियां और पुष्प उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, तने से शाखाएं उत्पन्न होती है, पत्तियां उत्पन्न होती है और फूल उत्पन्न होते हैं। तनों के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सीधे खड़े तने और दुर्बल तने। जो सीधे खड़े तने होते हैं उन्हें सहारे की जरूरत नहीं होती, वो सीधे खड़े रहते हैं। जो दुर्बल तने होते हैं उन्हें सहारे की जरूरत होती है। कुछ ऐसे तने होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कुछ ऐसे होते हैं जो सहारे से भी खड़े नहीं हो सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो सहारा लगा के या आधार लगा के वो क्या करते हैं, उससे लिपट जाते हैं और लिपटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो दुर्बल तने कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, विसर्पी, वल्लरी, भूसाई और आरोही तने। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, तने के कार्य। तने के कार्य कौन कौन से होते हैं, संवहन यानी जो जड़ों द्वारा जो तना क्या करता है, जल को अवशोषण करके, खनिज जल का अवशोषण करके और खनिज लवण को कहाँ तक पहुंचाता है, शाखाओं तक, पत्तियों तक और फलों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है तना। उसके बाद सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन निर्माण का कार्य करता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश तथा वायु को पहुंचाने का, पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, पौधों की सुरक्षा करता है और जल संग्रह करता है। ये हो गए हमारा कौन सा, तना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तना हो गया प्ररोह में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूल। इसे फटाफट से आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे फूल क्या है। फूल के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। फूल के जितने भी भाग होते हैं उनका कुछ न कुछ विशेष कार्य होता है। अब कितने भाग होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। फूलों में एक डंठल होता है, उस डंठल को क्या बोलते हैं, उस डंठल को बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत बोलते हैं। किसे, उस डंठल को, जो फूलों में एक डंठल होता है जो फूल के तने को क्या करता है, जो फूल को तने से जोड़ता है।
फूल को तने से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? डंठल पुष्पवृंत कहलाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? फूल को तने से जोड़ने वाला डंठल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है। अब हम देखेंगे फूल के भाग कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग कौन सा होता है? बाह्य दल, दूसरा भाग होता है पंखुड़ी, तीसरा भाग होता है पुंकेसर और चौथा भाग होता है अंडप। अंडप को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी बोलते हैं। अब जो बाह्य दल होता है पुष्प का, वो कौन सा भाग होता है? बाह्य से आपको लग रहा होगा ना, बाह्य यानी बाहर वाला जो भाग होता है, एकदम बाहर वाला भाग, उसे क्या बोलते हैं? पुष्प, उसे बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, जो पुष्प का सबसे बाहर वाला, एकदम बाहर वाला भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल क्या करता है? कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखता है। जो बाह्य दल होता है वो क्या करता है? कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखता है, यानी जब तक कली नहीं खिलती तब तक उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन, फूल का कौन सा भाग करता है? तो बाह्य दल करता है। ठीक है, अगर आप पॉइंट बना के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि जो बाह्य दल है वो क्या करता है? फूल को, कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखता है। और किस तरह से? जो बाह्य दल पूर्ण रूप में क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज बनाता है। जो बाह्य दल है वो पूर्ण रूप से क्या बनाता है? बाह्य दल पुंज बनाता है। बाह्य दल के बाद कौन सा भाग आता है? फूल का पंखुड़ियाँ आती है। पंखुड़ियाँ आती है। जब बाह्य दल और पंखुड़ियाँ आती है उस पूरे समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। पंखुड़ियाँ क्या होती है? फूल के बाह्य दल के बाद आती है पंखुड़ियाँ। और ये किस तरह की होती है? ये प्राय चमकीले रंगों वाली होती है। जो पंखुड़ियाँ होती है वो कैसे रंगों की होती है? चमकीले रंगों की होती है। और उस पूरे समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? ये मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करती है। जो पंखुड़ियाँ होती है वो क्या करती है? किसकी वजह से? फूल पे जो मधुमक्खी होती है और तितलियाँ होती है वो आकर बैठती है, किसकी वजह से? तो पंखुड़ियों की वजह से। पंखुड़ियाँ क्या करती है? तितलियों को और मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके बाद कौन सा भाग आता है? फूल का पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है कि ये फूल का नर भाग होता है। जैसे कौन सा भाग होता है? दो भाग होते हैं, नर और मादा। नर भाग कौन सा होता है? पुंकेसर। और मादा भाग कौन सा होता है? अंडप। ठीक है, अब जो पुंकेसर है उसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक भाग तो होता है पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता कि जो पुंकेसर वाला भाग होता है वो लंबे तने की तरह होता है। जो पुंकेसर के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। जो पुंकेसर वाला भाग होगा वो किस तरह का होगा? लंबे तने की तरह होगा। और दूसरा भाग कैसा होगा? उसे क्या बोलेंगे? परागकोश बोलेंगे। और परागकोश कैसा होगा? ये एक ऊपर बल्ब की तरह का होता है। कैसा होता है? पुंकेसर के उस जो लंबे तने का जो भाग होता है ना पुंकेसर, उसके ऊपर एक बल्ब की तरह का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? एक पुंकेसर होता है जो लंबे तने के समान होता है और दूसरा क्या होता है? परागकोश होता है जो बल्ब के समान होता है। ये फूल का कौन से वाला भाग है? नर भाग है। इसके बाद कौन सा भाग आता है? अंडप। अंडप को स्त्री केसर भी बोलते हैं। ठीक है, स्त्री केसर ये कौन सा भाग है? फूल का मादा भाग है। जैसे मैंने बताया ये कौन सा भाग है? नर भाग है। लेकिन अंडप क्या है? मादा भाग है। इसके कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या होता है? जो वर्तिकाग्र होता है उसमें क्या होता है कि जो चिपचिपा जो वर्तिकाग्र होता है वो वर्तिका और अंडाशय, वर्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई गांठ की तरह चिपका वर्तिकाग्र कहलाता है। जो फूली हुई गांठ की तरह का भाग होता है वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। और जो लंबी ट्यूब की तरह लंबी ट्यूब के साथ चिपका रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्तिका बोलते हैं। और जो वर्तिका बोलते हैं। और वर्तिका कहाँ तक जाती है? अंडाशय तक जाती है। ठीक है, और जिसमें क्या बनते हैं? अंडाशय तक जाती है, जिसमें क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्या हो गया? फूल हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। फूल के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है। नोट डाउन करेंगे फटाफट से।
फूलों में एक डंठल होता है जिसे पुष्पवृंत कहते हैं, जो क्या होता है, फूल को तने से जोड़ता है। फूल का सबसे पहला बार यानी बाहर का जो एकदम वाला भाग होता है उसे बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल होता है वो कैसे क्या करता है, कली को खिलने से पहले सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसके बाद वाला भाग कौन सा होता है, पंखुड़ियाँ होता है। पंखुड़ियाँ वो क्या करती है, ये इसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। और ये क्या करती है, तितलियों को और मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तीसरा भाग कौन सा होता है, पुंकेसर। पुंकेसर कैसा भाग होता है, नर भाग होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है लंबे तने के समान जिसे पुंकेसर बोलता है, और उसी के ऊपर जो बल्ब के समान होता है उसे क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। इसके बाद होता है अंडप। अंडप को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर भी बोलते हैं। और इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये हो गया हमारा फूल। इसके बाद कौन सा देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम पत्ती, प्ररोतंत्र में। इसके बाद तीसरा कौन सा देखेंगे, पत्ती। पत्ती क्या होता है, तो पत्ती का आकार कैसा होता है, पत्ती का आकार होता है चौड़ी, चपटी और हरे रंग की होती है। जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, चपटी होती है, अलग अलग आकार की होती है ना, और हरे रंग की होती है। कुछ लंबी होती है, कुछ चौड़ी होती है, कुछ चपटी होती है, हर तरह की पत्तियां होती है। कैसा होता है पत्तियों का आकार, इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, लंबी पत्तियां। ठीक है, कुछ इस तरह की चौड़ी पत्तियां होती है। ठीक है, तो क्या होती है, अलग अलग तरह की पत्तियां होती है। और कैसे रंग की होती है, हरे रंग की होती है। इसके बाद पत्तियों को पौधों का रसोई घर माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप अपने घर में सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होती है खाने के लिए, क्या होती है, सबसे मेन क्या होता है, रसोई घर। अगर रसोई घर नहीं होगा घर में तो खाएंगे क्या, तो पत्तियों को भी क्या माना जाता है, पौधों का सबसे मेन पार्ट माना जाता है, मुख्य भाग माना जाता है। क्या माना जाता है, रसोई घर माना जाता है। उसके बाद पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे पर्णवर्त बोलते हैं। वह क्या कहलाता है, पर्णवर्त कहलाता है। इसके बाद क्या है, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक बोलते हैं। याद रखेंगे अच्छे से, जो चपटा हरा भाग होगा उसे क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे। और जो तने से जुड़ने वाला भाग होगा, जो पत्ती को तने से जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे, पर्णवर्त बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद रेखांकित संरचनाओं को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं, रेखाएं, ये जो पत्ती पर रेखाएं होती है ना, आपने देखी होगी ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सिरा। ठीक है, इसके बाद ये हो गई हमारी पत्ती। इसके बाद देखेंगे पत्तियों के प्रकार। पत्ती कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहली पत्ती होती है बीज पत्रिक पत्तियां, दूसरी होती है सल्क पत्र, तीसरी होती है सहपत्र, चौथी होती है पुष्प पत्र, और पांचवी होती है सामान्य पत्र यानी अथवा सत्य पत्र। तो जो बीज पत्रिक पत्तियां होती है वो कैसी होती हैं, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पौधों के भ्रूण में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पौधों के भ्रूण में पाई जाती है। कौन सी पत्तियाँ, बीज पत्रिक पत्तियाँ। ठीक है, इनका जो वो होता है बीज पत्र, वो किससे जुड़ा होता है, भ्रूण से जुड़ा होता है। ठीक है, जो सल्क पत्र है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये भूमिगत तनों पे पाई जाती है। जो सल्क पत्र यानी जो ये पत्तियाँ है, ये कहाँ पे पाई जाती है, भूमिगत तनों से जुड़ी होती है। कौन सी पत्तियाँ, सल्क पत्र। तीसरी पत्ती कौन सी होती है, सहपत्र। ये कहाँ पे होती है, ये विशेष प्रकार की पत्ती होती है। क्या पुष्प कलिका या पुष्प शाखा उत्पन्न होती है, इनसे क्या होती है, पुष्प कलिका या पुष्प शाखा उत्पन्न होती है। कौन सी पत्तियों से, सहपत्र से। क्वेश्चन आएगा कि सहपत्र से कौन सी क्या उत्पन्न होती है, तो क्या होती है, पुष्प की कलियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्या है, पुष्प पत्र। पुष्प पत्र क्या होता है, यह इनको क्या होता है, जो पुष्प पत्र होते हैं वह विभिन्न रंगों की होती है और बाह्य दलपत्र या पंखड़ी या पुंकेसर से रूपांतरित है। यानी जो ये पुष्प
जो पुष्प पत्र होते हैं वो कैसी होती है, विभिन्न रंगों की होती है, यानी अलग अलग रंगों की होती है। और सामान्य पत्र यानी सत्य पत्र कैसी होती है, पत्तियों के प्रकार में सत्य पत्र होती है। ये उसकी शाखाओं किससे, ये वायवीय तनों और उसकी शाखाओं पर पार्श्व संधियों से उत्पन्न होती है। और कैसी होती है, ये चपटे और हरे रंग की होती है। जो सामान्य होती है, सामान्य पत्र होती है वो कैसी होती है, चपटे और हरे रंग की होती है। ठीक है, तो जो बीजपत्रिक पत्तियां होगी वो कहाँ पे होती है, पौधे के भ्रूण में होती है। जो सल्क पत्र है वो भूमिगत तनों से जुड़ी होती है। सहपत्र से पत्तियों से पुष्प कलिका निकलती है। पुष्प पत्र विभिन्न रंगों के होते हैं। ठीक है, और जो सामान्य पत्र अथवा सत्य पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे और क्या होते हैं, चपटे और सॉरी ये चपटे और हरे रंग के होते हैं। ठीक है, ये हो गई पत्तियों के प्रकार। अब हम देखेंगे पत्तियों के कार्य क्या होते हैं। पत्तियों के कार्य में देखेंगे, सबसे पहला कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। दूसरा, कैसे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करती है, कार्बनिक भोजन बनाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, भोजन तथा जल संग्रह। भोजन तथा जल संग्रह कैसे होता है, अनेक पौधों की पत्तियों में क्या होता है, भोजन तथा जल संचित हो जाता है। जैसे पत्तियां होती है ना, उनमें क्या होता है, भोजन और जल संचित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे जिसके कारण वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है पत्तियां। जैसे आपने देखी होगी कि प्याज और लहसुन की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट क्या है कार्य में, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है कि इस क्रिया में जो पत्तियां होती है वो छिद्रों के द्वारा क्या करती है, जल को भाप के रूप में बाहर निकालती है। जो पत्तियां होती है, जो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वो क्या करती है, जल को भाप के रूप में बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्या है, पत्तियों के कार्य में रक्षा करती है। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, कांटों में बदल जाती है, और इन पौधों की क्या करती है, जंतुओं से रक्षा करती है। जैसे आपने देखा होगा नागफनी का पौधा या अजीमोन का पौधा, अजीमोन की पत्तियां। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सहारा देना। क्या करती है, पत्तियां पौधे को सहारा देने का कार्य करती है। जो दुर्बल पत्तियां होती हैं वो क्या करती है, जो दुर्बल पौधे होते हैं वो क्या करती है, पत्तियां उन्हें सहारा देने का कार्य करती है। कौन कौन से पौधे होते हैं ऐसे, जैसे जंगली मटर है, मीठी मटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कीटों को आकर्षित करना, यानी जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, कीटों को आकर्षित करती है। परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो यूफोर्बिया की पत्ती होती है वो कैसी होती है, लाल होती है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पत्तियों के कार्य हो गए। कौन कौन से, पत्तियों के कार्य में प्रकाश संश्लेषण, दूसरा भोजन तथा जल संग्रह, तीसरा वाष्पोत्सर्जन, चौथा रक्षा करना, पांचवा सहारा देना, और छठा कीटों को आकर्षित करना। पत्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की पत्तियां होती है, 5 प्रकार की। बीजपत्रिक पत्तियां जो पौधों के भ्रूण में पाई जाती है, सल्कपत्र जो भूमिगत तनों से जुड़ी रहती है, सहपत्र जो पुष्प कलिका बनाती है, पुष्पपत्र विभिन्न रंगों के होते हैं, और सामान्य पत्र अथवा सत्यपत्र क्या होते हैं, चपटे और हरे रंग के होते हैं। ये हमारी पत्तियां हो गई, ये हमारे फूल हो गए, और ये हमारा तना हो गया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम फल पढ़ेंगे। फल हम कब पढ़ेंगे, कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पिछली क्लासेज लेनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे सारी क्लासेज है, प्लेलिस्ट को खोलेंगे, वहाँ से सारी क्लासेज आप ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, अभी वीडियो को देखते ही शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।